एस्ट्रॉयड को लेकर अलर्ट जारी किया है। तेजी से धरती की तरफ ये एस्ट्रॉयड बढ़ रहा है। एक विशालकाय एस्ट्रॉयड के पृथ्वी की ओर बढ़ने से नासा अलर्ट हो गया है। बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा है ये एस्ट्रॉयड और आज धरती के पास से गुजरेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एस्ट्रॉयड का व्यास 720 फुट है, यानी ये 2 क्रिकेट पिचों से भी बड़ा है। इस एस्ट्रॉयड में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसकी भयानक स्पीड की वजह से है। ये 25,000 मील प्रति घंटा यानी लगभग 40,233 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। आज ओन नाम का ये एस्ट्रॉयड करीब 6,20,000 मील दूर रहते हुए पृथ्वी के पास से गुजरेगा। ये धरती और चांद के बीच की दूरी का लगभग 2.6 गुना है। ऑन एस्ट्रॉयड की पहचान नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम ने की थी। विशालकाय आकार और तेज रफ्तार के कारण नासा इस पर लगातार नजर रखे हुए है। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जो कि पूर्व साइंटिस्ट हैं और वहीं सीनियर साइंटिस्ट ग्रुप कैप्टन वीएन झा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर राम सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है जिससे ये खतरनाक एस्ट्रॉयड पास से गुजरेगा, क्या इसका इम्पैक्ट धरती पर रहने वाला है और कुल मिलाकर किस तरीके का वातावरण इसको लेकर देखा जा रहा है? वायुमंडल में भी इसका कोई असर नहीं होगा और धरती के गुरुत्वाकर्षण में भी कोई असर नहीं होगा। किसी भी तरह की कोई डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के पोटेंशियल हजार्डस एस्ट्रॉइड जितने भी हैं उनकी संख्या जो मानी जा रही है 2349 आज की तारीख में मौजूद है, जो सीधे धरती की ओर तक रहे हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में चारों तरफ जिस तरह धरती सूर्य की तरफ चारों तरफ घूमती है, उसी परिधि में ये भी घूम रहे हैं अपनी परिधि में। इनमें से कुछ तो बहुत छोटे छोटे हैं और कुछ जो है कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर, बल्कि कुछ तो 1000 किलोमीटर तक के आकार के मौजूद हैं। ये माना जाता है कि ये किसी जमाने में जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, सोलर सिस्टम बना था, तब तो बचा कुचा मटीरियल है वो चारों तरफ घूम रहा है। एक सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत ये है कि ये एक जिस तरह से शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, बुध है, मंगल है, ऐसा ही धरती जैसा एक ग्रह ये था। जिस समय वहां पर सभ्यता का विकास हुआ धीरे धीरे, और ये माना गया है कि उनमें आपस में युद्ध हुआ, उनमें परमाणु युद्ध हुआ और ये नष्ट हो गया। ये एक हाइपोथेसिस है। वो इसलिए हाइपोथेसिस का जन्म हुआ क्योंकि इनमें से कुछ टुकड़ों पर रेडियोधर्मिता पाई गई है। रहा सवाल ये कि पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड कौन से कहलाते हैं? जो एस्ट्रॉइड 10 मीटर से ज्यादा आकार के हों और बड़े भी हों, और साथ में ये माना जाए कि उनकी गति जो है वो काफी तेज होती है। वो तो निश्चित रूप से धरती जिस गति से घूम रही है उससे भी तेज गति से ये अपना पथ से भ्रष्ट होकर और उस परिधि की ओर टकरा रहा है जहाँ धरती का प्लेन ऑफ ऑर्बिटेशन सूर्य के चारों तरफ है। रहा सवाल ये, इससे डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अकेले 15 तारीख को 5 इस तरह के एस्ट्रॉइड जो है नजदीकी आ रहे हैं, जो कम से कम 8 मीटर के हैं और कुछ तो 36 मीटर के डायमीटर के हैं। अब जापान ने जब से इन एस्ट्रॉइड पर एक अपना मिशन भेजकर वहां से सैंपल कलेक्ट करके लाए, उसका एनालिसिस किया है, तो ये पता लगा इसमें सिलिकेट बेस भी है, आयरन भी है, और तो और कुछ वहां पर जो है डायमंड के भी एस्ट्रॉइड मिले। सोचिए, डायमंड, हीरा, और एक तो ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसमें हीरे की बहुतायत मात्रा पाई गई है, जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा इसका पुष्टिकरण हो चुका है। कुछ एस्ट्रॉइड ऐसे हैं कि जो डंबल शेप में है, वो एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये देखा जाता है कि क्या भविष्य में अगर, जैसा कि एक बार बहुत पहले करोड़ों साल पहले एक एस्ट्रॉइड अपना रास्ता भटक कर धरती पर आ टकराया था, उससे इतनी धूल उड़ी थी, इतनी धूल उड़ी थी कि उसका अवशेष गड्ढे अभी भी मौजूद हैं, और पूरा आसमान, पूरा वायुमंडल 3 साल तक जो है उससे धूल से भरा रहा, सूर्य की किरणें नहीं आई। तो यहाँ की वनस्पति नष्ट हो गई। उस समय के जो जीव थे, डायनासोर, वो मर गए। इसीलिए लोग डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर कोई एस्ट्रॉइड इधर आ गया, टकरा गया
और डायनासोर जैसी स्थिति हो गई तो मानवता का संपूर्ण विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। पर लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में इसरो सहित नासा और दूसरे स्पेस एजेंसी पूरी तरह से इन एस्ट्रॉइड पर चौबीसों घंटे नजर रखे हुए हैं। और इस बात की हमने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर कोई एस्ट्रॉइड सच में धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने की चेष्टा करेगा तो उसके आने के पहले ही हम उसको अपनी मिसाइल्सों से उसका हमला करके उसका रास्ता दूर कर देंगे, उसको उसमें बम विस्फोट भी कर सकते हैं। लेकिन वो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया सृष्टि इतनी विशाल है, ये हमारे सौरमंडल, और सौरमंडल कितना बड़ा है? हेलो हेलो, जी जी। जो सौरमंडल हमारा इतना बड़ा है कि अगर हम रात के अंधेरे में आसमान में ऊपर नजर उठाकर देखें, जहाँ कहीं प्रकाश की रोशनी आसपास से ना आ रही हो, तो आपको आसमान में एक दूधिया रास्ता दिखता है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा में अकेले 100 अरब सूर्य मौजूद हैं। इसके एक कोने से चला हुआ प्रकाश दूसरे कोने में 1 लाख साल में जाता है। ऊपर से चला हुआ प्रकाश नीचे 50,000 साल में आता है। हमारा सूर्य तो 35,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। और ऐसी एक आकाश गंगाएं नहीं है, ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं। वो हमारी अपनी आकाश गंगा, ये मिल्की वे पूरा का पूरा वासुकी नक्षत्र क्षेत्र की तरफ उस आकाश गंगा की ओर भागता चला जा रहा है। और ये तो एक प्राकृतिक इतनी लंबी प्रक्रिया है, रहस्य है, मिस्ट्री है। और मिस्ट्री इसलिए ज्यादा बढ़ गई है कि अभी कुछ 5 साल पहले एक अंतरिक्ष का एक ऐसा ही एस्ट्रॉइड, कहने लोगों ने कहा था उसको, ऐसा एक ऑब्जेक्ट आया था, मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, जो बहुत लंबा था। लेकिन ये माना जाता था कि अरे ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरे ग्रह से भटक कर कोई टुकड़ा आ गया हो। उसका नाम वैज्ञानिकों ने ओ मुआ मुआ रखा। लेकिन उससे जो संकेत आ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आ रहे थे, यहाँ से हमने रडार से जब उसकी जांच की, पता लगाया, तो कुछ वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि वो जो है दूसरी गैलेक्सी के किसी एलियंस ने या हमारी गैलेक्सी के किसी हमसे सभ्य ज्यादा या हमारी जैसी किसी सभ्यता के लोगों ने अपना स्पेस प्रोब भेजा था, जैसा हमने वॉयेजर भेजा हुआ है जो हमारे सौर मंडल से बाहर जा चुका है। लेकिन ये अभी बहुत एलिमेंट्री स्टेज पर है। पर इतना निश्चित है कि पृथ्वी का विनाश अगर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आकर टकरा गया तो जिस तरह डायनासोर खत्म हुए थे ऐसे पृथ्वी का जीवन खत्म हो सकता है। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उससे निपटने की हमने पूरी तैयारी कर ली है। और भविष्य में इस तरह का कोई आतंक आएगा, खतरा आएगा, तो उसको पहले से हम ऑब्जर्व करके और हम उसको उसके रास्ते को भटका देंगे। ऐसे एस्ट्रॉइड आते रहते हैं। 2349 एस्ट्रॉइड सीधे धरती की ओर तक रहे, पर अभी तक की गणनाओं के हिसाब से इनमें से ऐसा एक भी नहीं है जो सीधा धरती की ओर आए। हाँ, ये संभावना अवश्य है। जैसा कि ये कहा जाता है, धरती को माता कहा जाता है, चंद्रमा को चंदा मामा कहते हैं। और चंद्रमा की सतह को अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। हकीकत में अगर कोई इस तरह का एस्ट्रॉइड आता है तो वो सीधा जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींच लेता है, तभी चंद्रमा पर इतने बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो हमारी रक्षा के लिए सृष्टि ने या प्रकृति ने काफी व्यवस्था कर रखी है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो बन रहा है पृथ्वी का, वो निश्चित रूप से चंद्रमा के साथ उसका जो कपलिंग हो रहा है उसके कारण ऐसा कोई एस्ट्रॉइड अगर आएगा भी तो 90% तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर आ भी गया तो उसके निपटने के लिए हमारा विज्ञान तैयार है। ठीक है सर, आपने कहा कि अभी इस एस्ट्रॉइड से धरती को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड जो है वो धरती से काफ़ी दूरी के साथ भी गुजरेगा। वहीं अगर अब बात कर लेते हैं डॉक्टर वीएन झा सर, आपका रुख करेंगे। काफ़ी दूरी से ये एस्ट्रॉइड धरती से अभी गुजरेगा, जिसके चलते धरती को इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर इसकी दिशा बदलती है तो क्या होगा? देखिए, ब्रह्मांड अनंत है और इसमें क्या-क्या चीज़ें कब कहाँ से गुज़रती है, कुछ तो हमें पता है साइंटिफिक कम्युनिटी को, और बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, जिससे अभी एस्टेरॉयड आ रहा है। इसका पता एटलस जो अमेरिकन एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो रेडार कम रेडियो वेव्स से वो इसको जाँच लेते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हमारी तरफ आती हैं, इसको जाँचने के लिए ये सब चीज़ें हैं, इसको परखने के लिए। क्योंकि
आप जानते हैं हमारे इतने सारे सैटेलाइट्स ऑर्बिट में हैं, धरती के ऑर्बिट में। हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के ऑर्बिट में है और जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ में आता है तो इनको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए काफ़ी पैनी निगाह इन सब चीज़ों पे होती है। अब जब जहाँ तक कि अभी श्रीवास्तव जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें कही। देखिए 3 सोर्स हैं एस्टेरॉयड के आने के। एक तो मार्स के ठीक मंगल के ठीक आगे जुपिटर के और मंगल के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसमें कम गति वाले जो एस्टेरॉयड्स होते हैं, वो छोटे होते हैं। वो उसमें रहते हैं और वो इस तरह के चक्कर अक्सर काटते रहते हैं। दूसरा सोर्स जो है वो एक कुइपर बेल्ट है। हमारा जो सौरमंडल है, इसका लगभग अंत में जहाँ पे कि नेपच्यून खत्म हो जाती है, यूरेनस, नेपच्यून खत्म हो जाती है, उसके बाद टर्मिनल शॉक में आता है, एक हेलियोपॉज आता है, वहाँ पे एक कुइपर बेल्ट है, जहाँ पे कि आज अमेरिका का जो भेजा गया एक उपग्रह था वॉयेजर 1 जो 47 साल पहले भेजा गया था, वो आज वहाँ के आस-पास में कहीं पे है। ये लगभग सूर्य से जो धरती की दूरी है, इसको बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो वॉयेजर 1 आज के दिन में लगभग 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आस-पास में कहीं चल रहा है। तो वो वहाँ पे एक कुइपर बेल्ट आता है और वो कुइपर बेल्ट में भी हाई स्पीड एस्टेरॉयड्स होते हैं। उसकी जो साइज़ेज़ हैं, वो लगभग 1 किलोमीटर के आस-पास तक के वो उसमें हैं। उससे और आगे जाइए तो एक ऊल्ट क्लॉड आता है। उस ऊल्ट क्लॉड में कहा जाता है कि धरती के साइज़ के भी अ, आप उसको एस्टेरॉयड कह लीजिए या मास कह लीजिए, ये भी वहाँ पे हैं, घूम रहे हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जहाँ पे कि ये एस्टेरॉयड्स सोलर सिस्टम में ये आते हैं और इसके बाद तो आपको अभी श्रीवास्तव जी ने बताया कि दूसरे जो जो सिस्टम्स हैं, सोलर सिस्टम्स होंगे या दूसरे स्टेलर सिस्टम होंगे या मिल्की वेव होंगे, वहाँ से भी आते रहते हैं। तो ये सारे सोर्सेज़ हैं एस्टेरॉयड के आने के। अब जब जहाँ तक बात आती है जो अभी हमारे तरफ में आता है, तो देखिए अगर कोई चीज़ डायरेक्टली अर्थ की तरफ में आ रहा है, तो वो एक सोर्स है कि वो आके धरती से टकरा सकता है। मेरी बात को ज़रा मार्क कीजिएगा, सकता है। धरती के पास में एक बहुत बड़ा कवच है और वो है एटमॉस्फेयर। तो अगर मान लीजिए कोई एस्टेरॉयड चाहे ऊर्ट क्लॉड से आ रहा है, चाहे कुइपर बेल्ट से आ रहा है या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट से आ रहा है, वो अगर डायरेक्टली धरती की तरफ में आ रहा है, तो इसको थोड़ी-सी परखने की बात है। धरती स्थिर नहीं है, ये सूर्य के चारों तरफ में ये घूम रहा है। तो जब एस्टेरॉयड आ रहा है, उस समय में धरती की जो गति है, वो कहाँ पे है और वो किस ओरिएंटेशन में है? अगर एस्टेरॉयड ऐसे आ रहा है और धरती अगर पास घूमती हुई जा रही है सूर्य की तरफ, तो अगर वो डायरेक्टली धरती की तरफ में आ रहा है तो वो टकराएगा। वो टकराएगा लेकिन टकराने से पहले जो हमारा वायुमंडल है, आप जानते हैं जब हमारा रॉकेट यहाँ से जाता है ऊपर में या कोई सैटेलाइट जाता है, जब वो री-एंट्री करती है तो वो सब जल के खाक हो जाता है। तो ये जो एस्टेरॉयड है, ये छोटे से एस्टेरॉयड हैं जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया है। तो छोटे से एस्टेरॉयड हैं, गति बहुत ज़्यादा है, तो जैसे वो वायुमंडल में एंटर करेगा, अगर अगर धरती की तरफ में आएगा, तो वायुमंडल में एंटर करते ही उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे, वो सब तरफ से वो जल जाएगा और उसके कुछ पीसेस हो सकता है कि जिसको हम उल्का कहते हैं, उस आकार में आके धरती के कहीं आस-पास में गिरे। लेकिन चांसेस बहुत कम हैं कि धरती से टकरा के वो सब कुछ को खत्म कर देगा। ये कवच चंद्रमा के पास नहीं है, चंद्रमा में एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जो भी एस्टेरॉयड जो हैं वो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और इसीलिए इतने सारे खड्डे वहाँ पे हैं कि जो भी चीज़ चंद्रमा की तरफ में जाता है, टकराता है, वहाँ पे एक खड्डा बन जाता है। तो ये आपके जो सवाल जो है कि धरती की तरफ में अगर आया, तो उसका क्या होगा? लेकिन एक और चीज़ याद रखिए, धरती के तरफ में जब ये आएगा, तो आज के दिन में हमारे ऑर्बिट्स में, धरती के ऑर्बिट्स में लगभग 5000 के आसपास में सैटेलाइट्स हैं। तो जब वो ऑब्जेक्ट जब हमारी तरफ में आएगा तो वो ये काफ़ी लाज़मी है कि वो किसी न किसी सैटेलाइट से, चाहे वो लो अर्थ ऑर्बिट में हो, मिडल अर्थ ऑर्बिट ऑर्बिट में हो या हाई अर्थ ऑर्बिट में हो,
जहाँ पे भी हो उससे टकरा सकता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे वो डैमेज कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं शॉर्ट में, ब्रीफ में आपको यही कह सकता हूँ कि चूँकि इस एस्टेरॉयड के बारे में हमें पता है, ये ठीक है, काफ़ी धरती के काफ़ी दूर से गुज़र रहा है, ये धरती के गुरुत्वाकर्षण से धरती की तरफ नहीं खींचेगा, ये पास हो जाएगा। लेकिन ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा चीज़ अगर धरती के आस-पास से गुज़रेगा, तो चांसेस हैं कि दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है, वो आपस में एक-दूसरे को खींच ले और वो धरती की तरफ में आए। ठीक है सर। ठीक है सर, आपने कहा कि ऑन नाम के इस एस्टेरॉयड से धरती को कोई खतरा नहीं है। राम सर, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल ऑन एस्टेरॉयड से तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में एपोफिस एस्टेरॉयड से ज़रूर खतरा बताया जा रहा है धरती पर। हाँ, वो इसलिए बताया जा रहा है कि उसका जो ऑर्बिटल ट्रैक है और धरती का जो सूर्य के चारों तरफ घूमने का ऑर्बिटल ट्रैक है, वो लगभग क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन उसका भी अभी ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि जिन लोगों को विज्ञान की जानकारी नहीं है, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जनसामान्य को बहुत कम जानकारी रहती है, ऐसे समाचार से वो डर जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब 1979 में स्काईलैब गिरने वाली थी, बाय चांस जो है दैट वाज माय रिसर्च वर्क जिसने ये उसका ऑर्बिटल ट्रैक कैलकुलेट किया था और पूरी दुनिया में एक हड़कंप मच गया था। मेरा उद्देश्य वो नहीं था हड़कंप मचाने का, मेरा उद्देश्य तो ये था वी शुड बी रेडी फॉर दैट। अगर उसके पीछे जो है धरती पर गिरते हैं तो 80 टन की जो स्काईलैब थी और उस समय तो ऐसा तहलका मच गया था, कई लोग डर गए थे, कई लोग जो है गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर रहने लगे थे, खासकर उन जगहों पर जहां विज्ञान की जानकारी बहुत कम है। लेकिन आज की तारीख में विज्ञान की जानकारी सब लोगों को, लगभग सब लोगों को है। नहीं है तो हमारी मीडिया की और हम वैज्ञानिकों की ये जिम्मेदारी बनती है उनको बताएं, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। भविष्य में भी जो एस्टेरॉयड आएंगे वो या तो उल्का पिंड बनकर वायुमंडल में जल जाएंगे जैसा हमारे झा साहब ने बताया है, या अगर आकार के सच में बड़े हैं और उनका इम्पैक्ट जो है, क्योंकि देखिएगा कोई चीज अगर आती है, जैसे पानी में हम एक पत्थर फेंकते हैं, अगर पत्थर हम सीधा फेंक देंगे तो वो पानी के अंदर घुस जाएगा, लेकिन अगर उसकी सतह के पैरेलल उसको फेंकेंगे तो वो गुलछल्ले खाते हुए, उछाल खाते हुए चला जाएगा। ठीक यही हालत है। अगर कोई पिंड आएगा, वायुमंडल भी एक जैसे पानी की सतह है, ऐसे वायु का एक सतह बन जाती है, तेज गति से आने वाली चीज उसमें जब टकराएगी, उसका एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ऐसा है कि वो वायुमंडल को चीरता हुआ अंदर आएगा तो वायुमंडल में घर्षण से, फ्रिक्शन से वहां इतनी तेज गर्मी पैदा हो जाएगी कि वो लगभग जल ही जाएगा। 80% तो जितनी भी उल्काएं आती हैं लगभग जल जाती हैं। उनके जो मटेरियल कहीं मिलते हैं, क्यों आज की तारीख में भी जैसे फायरवॉल का ऑब्जर्वेशन चल रहा है, कल की रात को 8 फायरवॉल अमेरिका के आसमान के जो मॉनिटर है सिस्टम है उसने धरती के वायुमंडल से टकराते हुए देखे। ऐसी फायरवॉल जिनको कि कई लोग रात के अंधेरे में टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो जलते हुए नजर आते हैं और वो उल्का पिंड होती हैं। या ऐसा होता है कि कोई जैसे डेड सैटेलाइट है जिसका की काम नहीं करी, करीब 8,000 सैटेलाइट इसमें घूम रहे हैं, उसमें आधे से ज्यादा तो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, रॉकेट के भी हिस्से पड़े हुए हैं, धरती के चारों तरफ अंडाकार रास्ते में घूम रहे हैं। ऐसे मानव निर्मित ऑब्जेक्ट, स्पेस ऑब्जेक्ट्स, वो कचरा जब वायुमंडल में धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट छोड़ करके घुसता है तो जलता हुआ नजर आता है। लेकिन उसमें अगर बहुत भारी है तो वो पूरे जलने के बाद भी जमीन पर कहीं गिरता है। ऐसे उल्का पिंडों को जब परखा गया, देखा गया, वो ओरिजिनली एस्ट्रॉइड के ही टुकड़े थे और उनमें जब पाया गया तो उसमें मोलिडियम है, उसमें आयरन है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। ये स्पेस की चट्टानें हैं, दिखने में काली नजर आती हैं, लेकिन ये हमारे ऑप्टिकल टेलीस्कोप और जो रेडियो टेलीस्कोप है उनकी पकड़ में है। और आज की तारीख में 24 घंटा इन पर निगरानी रखी जा रही है। देखा जा रहा है कि वो कौन से खतरनाक हैं जो धरती की ओर निशाना तक रहे हैं, पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड PHA, उनकी संख्या 2349 है। लेकिन नित नए खोज में आ रहे हैं, जो नए खोज में आ रहे हैं वो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर के, क्यूपर बेल्ट के भी हैं और हमारे सौरमंडल के बाहर के भी हो सकते हैं। तो कॉमेट भी इस तरह से आते रहते हैं। अब इनकी जो संरचना है, इनका ओरिजिन क्या है, वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं, लेकिन हमको डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्राकृतिक ये क्रिया है, नेचुरल एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट का साइंटिफिक स्टडी होगा, उसका बिल्कुल। क्या
उपयोग बिल्कुल, होगा। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसी के तहत अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की अगर माने तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि पिछले कई महीनों से लगातार एस्ट्रॉयड धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कैसे बन रहे हैं और इनमें से कौन-सा धरती के लिए खतरा बन सकता है, ये बड़ा सवाल है। हालाँकि इस पर रिसर्च अभी जो है तमाम इंटरनेशनल एजेंसी कर रही हैं। वीएन झा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रिसर्च अभी इसी पर चल रही है, किस तरीके से एस्ट्रॉयड बन रहे हैं, लगातार पिछले कई महीनों से धरती की तरफ बढ़ भी रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है इस पर कि किस तरीके से इस पर रिसर्च की जा रही है? अनंत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कि हमें पता भी ज़्यादा नहीं है। मैंने बताया था आपको कि जो वॉयेजर अमेरिका ने आज से 47 साल पहले छोड़ा था, वो अभी भी सौर मंडल के किनारे में जाके अभी अब कहीं चल रहा है। मैंने बताया 125 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो जो दूरी है, वहाँ पे है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे देखिए अभी जैसे धरती घूम रही है, धरती जब आगे की तरफ बढ़ती है तो पीछे की तरफ में कुछ एटमॉस्फेयर जो है वो पीछे छूटते आते हैं, कुछ डस्ट वो पीछे छूटते आते हैं। तो जब धरती अपने ही कक्षा में जब घूमती है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो धरती से टकराती है वो चाहे धरती का डस्ट हो या दूसरे ग्रह का डस्ट हो या इस तरह के जो एस्टेरॉइड्स जो पास करते हैं उसका डस्ट छोड़ा गया हो, तो वो डस्ट जो है वो धरती के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होती है और उसी को हम लोग देखते हैं नॉर्दर्न लाइट्स में या सदर्न लाइट्स में देखते हैं। वो उल्का की तरफ में वहाँ पे वो जल के जब धरती की तरफ में एंट्री करती हैं तो वो उल्का हम देखते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स तो थोड़ी सी अलग चीज़ें होती हैं, उसमें और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और बाकी चीज़ें आती हैं, जो 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 रेडिएशंस हैं वो भी आते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं। अब जब भी कोई एक चाहे चाहे एस्टेरॉइड या कॉमेट जाता है, वो बहुत सारे डस्ट छोड़ते हुए जाता है। अगर मान लीजिए वो धरती के जो कक्षा है बहुत पहले, अगर वहाँ से कहीं पे टकराया हुआ है, कहीं पे उसके पाथ में आया हुआ है, तो वो डस्ट भी जब एंटर करती है, वो उसमें आती है। लेकिन मैंने कहा ना कि धरती के पास में एक बहुत बड़ी चीज़ है, कवच। वो एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय जो कवच जो है, ये किसी भी चीज़ को पूरे जैसे आके टकराना चाहिए, वो टकराने नहीं देता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी और उसकी जो 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 घर्षण जो पैदा होती है, डेंसिटी से ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेलरेट हो जाता है, स्लो हो जाता है और घर्षण से जो ताप पैदा होता है, उस ताप का जो टेम्परेचर है वो छोटे-छोटे सैटेलाइट्स जो हैं, वो लगभग 2000-2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पा लेता है। कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्पीड पे आते हैं, वो तो वो प्लाज़्मा में बदल जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस तक, वो उसमें चली जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आके वायुमंडल में जल जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कवच जो है, ये हमें सेफ बनाए हुए है। इसके अलावे मैग्नेटिक कवच भी है, जो चुंबकीय कवच जो इसको बोलते हैं, वो भी है, जो कि वायुमंडल को स्थिर रखे हुए होता है और जो कोई चार्ज पार्टिकल होता है, उसको जो जो अलग-अलग तरह के जो बेल्ट हैं, जो कि रेडिएशंस को रोकते हैं, वो वहाँ पे वो रुक जाते हैं। तो बहुत तरह के कवच धरती के पास में हैं। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, ये बहुत दूर है और ऑब्जेक्ट जो है, वो बहुत छोटा है कि धरती के आकर्षण में इतनी दूरी से वो खींच जाए। लेकिन आप याद रखिए कि जैसे सूर्य से धरती की बात करते हैं, हमारे पास में जितना जो गुरुत्वाकर्षण है, उसकी बात करते हैं, तो अगर सूर्य से हम धरती की एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं, जहाँ पे कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, अगर धरती पर अगर 1 जी है, 1 जी इसको बोलते हैं, तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाइए, वो कम होते जाता है और लगभग 16 लाख किलोमीटर पे 1.6 मिलियन किलोमीटर जो भी आपने बताया, वहाँ पे ये 0.0018 के आसपास में, मतलब 1000 गुरुत्वाकर्षण जो धरती की है उससे लगभग 1000th वो उसकी रह जाती है। तो अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो वो वहाँ से निकल जाता है। अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हुआ जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, मंगल है या यूरेनस है, ये बहुत बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट हैं और जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण की जब कैलकुलेशन करते हैं, तो धरती का गुरुत्वाकर्षण और उस ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण जैसे मार्स, जुपिटर या सैटर्न की बात करते हैं, इस दोनों के बीच में जितनी गुरुत्वाकर्षण है, इसका जो जो सैटर्न का जो मास है,
और धरती का मास है, इन दोनों को मिला के ये गुरुत्वाकर्षण बनती है कि वो धरती के सूर्य के कक्षा में घूमेगा या सूर्य की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना कि ये अनंत चीज़ें हैं। हम लोग धरती पे बैठे एक छोटे से अणु जैसे आकार के हम लोग प्राणी हैं। छोटी-सी नॉलेज है क्योंकि अभी तक हम सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। मैंने कहा ना कि अभी हम लोग कहीं कुइपर बेल्ट के आस-पास में हमारा जो वॉयेजर है वो गया हुआ है। अब उस वॉयेजर 1 में जो बैटरी हैं, सेल्स हैं, आज वो चार्ज नहीं हो सकते हैं उसके सोलर सिस्टम से क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है, वहाँ पे वॉयेजर 1 के आस-पास में पहुँचते-पहुँचते नगण्य हो जाती है। तो इसीलिए अब उसका जो अपना परमाणु बैटरी जो है, यूरेनियम बैटरी है, वो और कुछ साल तक उसको देखेगा, उसको उसमें काम करेगा। उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो जो आँख धरती के जो सोलर सिस्टम से बाहर जा रही है, वो भी आँखें हमारी खत्म हो जाएगी। हमें बाहर का पता नहीं चलेगा। कुछ अनुमान हैं, कुछ साइंटिफिक डेटा हैं, कुछ बहुत दूरी खगोलीय जो घटनाएँ हैं, उसका अनुमान है। हम तो ये अनुमान ही लगा सकते हैं। हमारी नॉलेज आज के दिन में कह लीजिए लगभग के आस-पास में 0 है, ठीक है। जहाँ तक ब्रह्मांड की बात है। ठीक है सर। मतलब अभी इस ऑन नाम के एस्ट्रॉइड से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि धरती जी के हाँ। लिए फ़िलहाल ये कोई ख़तरा नहीं है। धरती से काफ़ी दूरी से ये गुजरेगा और ऐसे में धरती को किसी भी प्रकार के खतरे की कोई ऐसी संभावना नहीं है और ना ही डर है, तो लोगों को डरने की इससे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, और राम सर आपका भी शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।